नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामना। 2021 की आज शुरुआत का पहला दिन है और आज से ही हम नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं। पेट की प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक पात्रता परीक्षा, ये क्या है इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आप थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए कि जैसे आप कोई अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको टेट निकालना जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है कि नहीं। उसी तरह से अब आपको अगर उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी पानी है ग्रुप सी की, जिसकी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा, उसका फॉर्म आप तभी भर पाएंगे जब आपके पास पेट की डिग्री होगी, यानी कि आप पेट क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, तो अब सबसे खास बात यह है कि, और ये सबसे अच्छी बात भी है कि ये जो पेट का सिलेबस है, ये सिलेबस अलग से नहीं रखा गया है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे आपकी लेखपाल की भर्ती आती है तो जो उसका सिलेबस है वही पेट का सिलेबस है। यानी कोई भी आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देंगे वो सब कुछ वही रहेगा जो इस पेट में है। पेट में क्या क्या है? हिंदी है, गणित है, रीजनिंग है, जीएस है और करंट अफेयर्स है। यही सब कुछ उसमें भी रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस पेट में नॉर्मल क्वेश्चन आए, यानी कि साधारण प्रश्न आए, जबकि जो परीक्षा होगी जिसे हम मेंस कह सकते हैं उसमें कुछ कठिन आए, लेकिन सिलेबस यही है। इसका मतलब कि अगर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये हम सिर्फ पेट के लिए ही ना सोच करके करें, बल्कि ये सोच करके तैयारी करें कि कोई भर्ती भी आएगी तो उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, अब हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको पहले ये समझ लीजिए। हम आपको गणित पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीएस पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स। स्पेशल हम गणित और रीजनिंग पढ़ाएंगे, हिंदी और जीएस के लिए अलग से टीचर लाएंगे आपको। लेकिन 6 बजे की जो क्लास है, सबसे पहली क्लास 6 बजे की, 4 दिन गणित होगी और 2 दिन रीजनिंग की। 6 से 7, 4 दिन गणित, 2 दिन रीजनिंग। 4 दिन गणित में कौन कौन दिन पड़ेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को रीजनिंग, और संडे यानी कि 7वें दिन संडे को जो आपने ये पीछे एक सप्ताह में पढ़ा है इसी का टेस्ट। ठीक है, फिर अगले सप्ताह से यानी कि सोमवार से फिर वही प्रक्रिया। तो इस तरह से 6 से 7 मैथ और रीजनिंग, उसके बाद फिर 7 से 8 कुछ समय के बाद शुरू करेंगे, 7 से 8 हिंदी और जीएस। ठीक है, और परीक्षा होते तक में, अप्रैल में परीक्षा होगी आपकी, अप्रैल या मई में, तब तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कोई एब्सेंट नहीं रहूंगा, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, हो सकेगा कभी कभी लाइव भी आऊंगा। लेकिन अगर आप 6 से 7 बजे के बीच में देखते हैं और कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। उसके बाद के कमेंट का कुछ समय लग सकता है, लेकिन 6 से 7 वाला तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप नोट्स बना लीजिए हर विषय की। तो मैं एकदम जीरो से शुरू करूंगा, ये मान करके कि आप एकदम नए हैं, और एकदम नए में भी ऐसे हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते। बिल्कुल भी नहीं जानते का मतलब कि आप केवल इंटर पास किए हुए हैं, और इंटर पास करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने पर किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये आपको कुछ भी आइडिया, मान लीजिए मुझे नहीं पता है आपको, ऐसा मैं सोच करके आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जो जिनका बेस मजबूत है, जो ठीक ठाक है, उनको कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं उनका भी ध्यान रखूंगा। एक संयुक्त, एक कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा गणित का, रीजनिंग का, जो आपके केवल पेट में ही और लेखपाल में ही काम नहीं आएगा, बल्कि अगर आप सीजीएल की परीक्षा देंगे, एनटीपीसी की, रेलवे की, बैंक की, किसी की भी परीक्षा देंगे, गणित और रीजनिंग आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आप 2-4 दिन पढ़िए मेरे साथ, खुद समझ जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के पास लिंक भेज दीजिए, बोल दीजिए कि जुड़ जाएं शाम को 6 बजे। निःशुल्क क्लास है, कोई फीस नहीं लगेगी, पढ़िए। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी देखिए मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब है रीजनिंग की, लूसेंट, लूसेंट की रीजनिंग। ठीक है, नहीं, लूसेंट प्रकाशन की रीजनिंग की पुस्तक है, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में चित्र नहीं रहेंगे, नॉन वर्बल में आपको चित्र वाले प्रश्न मिलेंगे, है ना, सेट करने वाले, आप जानते हैं। तो वर्बल रीजनिंग पहले शुरू करेंगे। अब इस किताब में विषय सूची है, विषय सूची
ये आपके सामने विषय सूची है, आप इसे गौर से देख लीजिए। ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, इसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये किताब नहीं है, कोई और भी किताब है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो जो रीजनिंग का मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो एक किताब से नहीं, कई किताबों से देख करके, मतलब कि ऐसा ना हो कि मैं इस किताब के कुछ सवालों को लगा दूं और दूसरी वाली किताब न देखूं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ और स्पेशल सवाल हो जो परीक्षा में आ सकती है। तो मैं कई किताबों को पढ़ करके और फिर कुछ अपने से भी मैंने नए फार्मूले बना करके सबसे सरल ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है पहला रीजनिंग का, वो है अंक गणितीय तर्क शक्ति। गणित, देखिए सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं शुरुआत करने से पहले। जो गणित की परीक्षा होती है, गणित का टेस्ट क्यों लिया जाता है, उसके बाद रीजनिंग का टेस्ट क्यों लिया जाता है, और फिर आपसे जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट क्यों लिया जाता है, आपसे नौकरी करवाने के लिए। क्यों, गणित का उद्देश्य क्या है, रीजनिंग का उद्देश्य क्या है, जब आप उद्देश्य समझ जाएंगे तब आपका मन लगेगा पढ़ने में। गणित का मतलब होता है कि आप कितने मेहनती हैं। अगर आपको गणित आती है तो इसका सीधा सा संबंध है कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, आप आलसी नहीं हैं, ये संबंध है। यानी अगर आप बुद्धिमान कम भी हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप मेहनत से नहीं घबराते, तो आप गणित सीख जाएंगे। और अगर आप गणित सीख गए हैं, गणित की परीक्षा में अच्छे, मतलब गणित में जो प्रश्न थे उसको अच्छे से सॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मेहनती हैं। उसके बाद जो रीजनिंग की परीक्षा होती है, यानी कि रीजनिंग के अगर प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं, रीजनिंग में अच्छा अंक लाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर तर्क शक्ति है, यानी कि सोचने की और डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की शक्ति थोड़ी तेज है। आप जल्दी से कोई निर्णय कर पाते हैं, किसी की बातों को अच्छे से जल्दी से समझ पाते हैं। ये क्षमता विकसित होती है रीजनिंग से। इसलिए अगर आप रीजनिंग के प्रश्न अच्छा करते हैं तो इसका मतलब एग्जामिनर समझता है कि आपके अंदर तर्क शक्ति अच्छी है, आपका आईक्यू ठीक ठाक है। जीएस का मतलब होता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल डिग्री ले लेते हैं, बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास केवल डिग्री है, उनके पास ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे जीएस का मतलब ये है कि आपके पास डिग्री तो हो ही, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपको ज्ञान हो, मतलब आपने पढ़ा हो, थोड़ी थोड़ी चीजों की सामान्य जानकारी आपके पास हो। ठीक है, ये उद्देश्य होता है जीएस का। और करंट अफेयर्स का जो प्रश्न परीक्षा में आता है, वो आने का उद्देश्य ये है कि आप कितने जागरूक व्यक्ति हैं, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तभी आपके आसपास, आपके जिले में, आपके प्रदेश में, आपके देश में और दुनिया में क्या हो रहा है उसे जानने की इच्छा रखेंगे। जब आप जागरूक ही नहीं रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, तो आपके आसपास में कहीं भी क्या हो रहा है आपसे क्या मतलब, आप अपने काम से काम में पड़े रहेंगे। तो ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप जागरूक व्यक्ति हो, आप जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं समाज में उसके प्रति जागरूक हैं, उसे जानते हैं, और उसको कैसे ठीक किया जाए इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं जब आप जानेंगे। तो इसीलिए ये पांचों को रखा गया है। कुछ परीक्षाओं में इंग्लिश को भी जोड़ा गया है। तो इंग्लिश का ये उद्देश्य है कि आपको इंग्लिश आती हो, क्योंकि आप जानते हैं आजकल सारा काम लगभग इंग्लिश का है। और हिंदी इसलिए होती है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की बात है तो हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। अगर आपको हिंदी की अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी तब भी आपको समस्या होगी, है कि नहीं। तो इसलिए वो भाषा का है, यानी भाषा का आपको कितना ज्ञान है, कितनी अच्छी जानकारी है, कितना बढ़िया सेंटेंस लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी जानकारी है। लेकिन ये जो पांचों हैं टॉपिक, इसका मतलब मेहनत, इसका मतलब तर्क शक्ति, इसका मतलब ज्ञान और इसका मतलब जागरूकता है। हम आज शुक्रवार और शनिवार को रीजनिंग पढ़ेंगे, यानी कि तर्क शक्ति तेज करने की कोशिश करेंगे, फिर मेहनत करेंगे सोमवार से। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, अंक गणितीय तर्क शक्ति। ये हमारे पहले पाठ का नाम है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। इसको हमने 5 भागों में बांटा है।
पहले में लिखा है आपके सामने है पार्टी में उपहार देना या हाथ मिलाना। इस पर जो प्रश्न आते हैं, खरगोश की छलांग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, और फिर मिसलेनियस विविध और बहुत कुछ जो इनके अलावा हैं। तो आज इन पांचों में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पार्टी में उपहार देना और हाथ मिलाना। बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहां से परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है कि इसे चाहे जितना कमजोर व्यक्ति हो, अगर एक बार मन लगा के पढ़ ले तो 100% उस परीक्षा में सही करके आएगा। इसका मतलब आज आप कम से कम इस टॉपिक का कोई भी प्रश्न कभी भी परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। तो पूरा देखिएगा, समझिए। आपके सामने हमने एक प्रश्न लिखा, एक पार्टी में 10 लोगों ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया, कुल कितने गिफ्ट दिए गए। प्रश्न क्या है कि एक पार्टी है, उस पार्टी में 10 लोग हैं, 10 ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया, तो कुल कितनी गिफ्ट दी गई, यानी वहां कुल कितनी गिफ्ट आई थी, ये आपको बताना है। तो 10 ही लोग नहीं, 20 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो आपको फार्मूला जब पता रहेगा तो चाहे जितने लोग रहेंगे आप कर लेंगे। तो फार्मूला आपको याद मैं करा दूं, इसको लिख लीजिएगा, पहले समझिए उसके बाद लिखिए। कुल गिफ्ट, कुल कितने गिफ्ट दिए गए, ये अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n गुणित n-1। बस ये याद कर लीजिए, n गुणित ब्रैकेट में n-1। अब n क्या है ये जान लीजिए। जो n है वो लोगों की संख्या है, n मतलब नंबर, लोगों की संख्या, हमेशा n का मतलब नंबर्स होगा, लोगों की संख्या। अब इस फार्मूले के हिसाब से इस पार्टी में 10 लोग हैं, ठीक है, तो n माने 10 गुणित अगले ब्रैकेट में 10, क्योंकि n है, उसके बाद -1। तो अब क्या करेंगे, 10 गुणित 10 में 1 गया 9, 10 9 90, आंसर आपका आ गया। पार्टी में कुल कितनी गिफ्ट बांटी गई, 90 गिफ्ट। बहुत सरल है ना। यानी अगर आप ये याद कर लिए हैं n गुणित n-1, तो आपको ये 10 गुणित 10-1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा 10 गुणित 9 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए अगले सवाल में, अगले सवाल को मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए पार्टी में 6 लोग हैं। कितने लोग हैं पार्टी में, 6 लोग। अब प्रश्न ये है कि ये 6 लोग एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दे रहे हैं सबको, तो कुल कितना गिफ्ट दिया गया। तो इस फार्मूले के हिसाब से 6 में 6 से एक संख्या कम करके गुणा कर दो, 30। 6 में एक कम, जैसे 10 माइनस 1 यानी कि 10 में एक कम 9। तो 6 लोग हैं तो 6 में एक कम 5, 6 गुणित 5 का गुणा कर दो, आंसर आ गया। अगर 7 लोग हैं तो 7 गुणित 7 में एक कम 6, यानी कि 7 6 42। एक लाइन में समझिए, जब भी पार्टी में लोगों की संख्या दी गई हो, आपको गिफ्ट निकालना हो, एक एक गिफ्ट ध्यान रखिएगा, तब आपको उन लोगों की संख्या में उससे पहली वाली संख्या का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में जितने लोग हैं वो एक दूसरे को 2-2 गिफ्ट दे रहे हैं या 3-3 गिफ्ट दे रहे हैं, तब क्या होगा, तो उसे भी देख लीजिए। तो आपके सामने अगला प्रश्न है कि एक पार्टी में 8 लोग हैं, सभी ने एक दूसरे को 2-2 गिफ्ट दिया, कुल कितना गिफ्ट दिया गया, कुल कितना गिफ्ट दिया गया। कुछ भी नहीं करना है, यही फार्मूला है, बस आपको जो n गुणित n-1 लिखा है इसी में आपको 2 का गुणा कर देना है। 3-3 गिफ्ट दिया जा रहा है तो 3 का गुणा कर दो, 4-4 गिफ्ट दिया जा रहा है 4 का, 5-5 गिफ्ट दिया जा रहा है 5 का। यहां 1-1 दिया जा रहा था तो गुणित 1 भी लिख सकते थे, लेकिन आप जानते हैं गुणित 1 लिखेंगे तो जो भी आएगा यहां 90 1 कम 90 ही होगा, इसलिए जब 1-1 गिफ्ट दिया जाता है तो गुणित 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 1 से ज्यादा गिफ्ट दिया जाएगा तो जितना भी गिफ्ट दिया जाएगा 2 3 4 5
उनको लिखेंगे जरूर, यानी फार्मूला वही, बस जितना गिफ्ट है उसको लिख दो। तो अब पार्टी में कितने लोग हैं? हमारे प्रश्न के अनुसार 8 लोग हैं। तो 8 गुणित 8 में एक कम कितना होगा? 7 और गुणित 2, तो 8 सत्ते 56 गुणित 2 बराबर 112 गिफ्ट। आंसर आ गया। इसी तरह से 3 गिफ्ट है तो 3 का गुणा करिएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत सरल था, अब ये आपको समझ में आ गया है। अब इसका जस्ट अगर उल्टा पूछ लिया जाए तो कैसे होगा? उल्टा का मतलब अब अगली सवाल आप समझ जाएंगे उल्टा क्या होता है। प्रश्न है, पार्टी में कुल 30 गिफ्ट बांटे गए जिसमें प्रत्येक ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया है। पार्टी में कितने लोग हैं? पीछे वाले प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है? जब भी गणित और रीजनिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़िए, तुलना करते हुए आगे बढ़िए कि पिछला प्रश्न कैसा था तो कैसा लगा, अगला प्रश्न कैसा है तो कैसा लगेगा। पिछले प्रश्न में पार्टी में लोगों की संख्या थी, गिफ्ट की संख्या निकालनी थी। इस प्रश्न में गिफ्ट की संख्या दिया गया है और लोग कितने हैं ये पता करना है। तो जब कुछ भी पूछे फार्मूला तो यही लगेगा। अब यहां पे कुल गिफ्ट 30 है तो आप कुल गिफ्ट के नीचे 30 लिख दीजिए। अब आप बताइए कि अगर आप 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। क्रमागत संख्या यहां लिख दीजिए। क्रमागत संख्या मतलब क्रम की संख्याएं घटते क्रम में, 6 पंच 30 और बड़ी वाली ही संख्या आपकी आंसर हो गई। तो पार्टी में कितने लोग थे? 6 लोग। अगर प्रश्न में होता कि पार्टी में कुल 42 गिफ्ट दिया गया, 42 गिफ्ट दिया गया और हर एक ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट ही दिया है तो पार्टी में कितने लोग थे? तो आप समझ गए होंगे पार्टी में 7 लोग थे, क्योंकि 7 छंग 42, बड़ी वाली संख्या ही आंसर। क्रमागत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 14 त्रिक 42। 14 त्रिक 42 होता है लेकिन 14 और 3 क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत मतलब क्रम से 6 के बाद 7 आता है, लेकिन उल्टा क्रम। इसी तरह से अगर कहा जाए कि पार्टी में कुल 110 गिफ्ट बांटे गए और प्रत्येक ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया तो बताओ पार्टी में कितने लोग थे? तो 110 आप समझ रहे होंगे, 11 दहम्मा 110, यानी पार्टी में कितने लोग थे? 11 लोग थे। अब अगर मान लीजिए 2-2 गिफ्ट दिया है और फिर कुल गिफ्ट दिया है, लोगों की संख्या पूछ रहा है, जैसा कि अगले प्रश्न में है कि एक पार्टी में कुल 40 गिफ्ट दिया गया, प्रत्येक ने एक दूसरे को 2-2 गिफ्ट दिया है। बताइए पार्टी में कितने लोग थे? तो देखिए 2-2 गिफ्ट दिया गया है तो आप पहले 2 का भाग करके आधा कर दीजिए। 3-3 गिफ्ट दिया गया है तो पहले 3 का भाग कर दीजिए। 4-4 गिफ्ट दिया गया है तो पहले 4 का, तो यहां 2-2 का दिया गया, मतलब 2-2 गिफ्ट दिया गया है तो 40 में 2 का भाग कर दिया 20। अब उसके बाद वही नियम जो यहां है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, बड़ी वाली संख्या ही आपकी आंसर, यानी कितने लोग थे? 5 लोग थे। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए। एक पार्टी में कुल गिफ्टों की संख्या 30 है, प्रत्येक ने एक दूसरे को 5-5 गिफ्ट दिया। प्रत्येक ने एक दूसरे को 5-5 गिफ्ट दिया है और कुल 30 गिफ्ट दिया गया है तो पार्टी में कितने लोग थे? तो आप क्या करेंगे, 30 गिफ्ट है तो 30 में पहले आप 5 का भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 का गुणनखंड कर दीजिए, 3 दूना 6, बड़ी वाली संख्या ही आपका उत्तर है, यानी पार्टी में कितने लोग थे? 3। तो अब मुझे लगता है कि गिफ्ट पर अगर कोई प्रश्न आएगा तो चाहे गिफ्ट की संख्या पूछे और चाहे गिफ्ट की संख्या दे करके लोगों की संख्या पूछे, अब आप कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और है हाथ मिलाने वाले, उसे भी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक पार्टी में 10 लोग थे, 10 ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ये प्रश्न है। तो अब देखिए इसका फार्मूला, कुल मिलाए गए हाथ, गिफ्ट वाले में क्या लिखे थे? कुल गिफ्ट, यहां कुल मिलाए गए हाथ, यहां फार्मूला होगा n गुणित n-1 बटे 2।
गिफ्ट वाला जो फार्मूला है उसको ऊपर लिख करके 2 का भाग दीजिए, यानी आधा कर दीजिए, आंसर आ गया। तो यहां इस पार्टी में 10 लोग थे, तो 10 गुणित 10 माइनस 1 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 10 गुणित 10 में 1 गया 9 बटे 2, 2 से 10 कट गया 5, 9 बचे 45 बार हाथ मिलाया गया। गिफ्टों की संख्या होती तो 10 9 90, कटता पिटता नहीं। ऐसा क्यों हो गया ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि गिफ्ट में 90 आ गया, 10 लोग ही थे, एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिए तो 90 गिफ्ट हो गई, लेकिन जब हाथ मिलाए तो 45 बार ही हाथ मिला। ऐसे कैसे हो गया, आधा क्यों हो गया? थोड़ा सा समझ लीजिए, जीवन भर काम देगा। मैं केवल 3 लोगों का उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी पार्टी में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया। मान लीजिए ए ने बी को दिया एक गिफ्ट, फिर ए ने सी को दिया एक गिफ्ट, यानी ए ने दोनों को दे दिया एक एक। अब ऐसा बी भी करेगा, बी भी ए को एक गिफ्ट देगा और सी को भी एक गिफ्ट देगा, और सी भी ऐसा ही करेगा कि सी भी ए को एक गिफ्ट देगा और बी को भी एक गिफ्ट देगा। तो सब ने सबको एक एक गिफ्ट दिया, तो कुल कितना गिफ्ट हो गया जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6, कुल 6 गिफ्ट हो गया। लेकिन अब हाथ मिलाने वाला देखिए, ए ने बी से जब हाथ मिलाया तो उसी समय बी ने भी ए से मिलाया। इसका मतलब कि ए का हाथ और बी का हाथ दोनों का जब मिला तब वो एक बार माना गया। जब इन्होंने गिफ्ट दिया तो एक गिफ्ट ये हो गई, इन्होंने इनको दिया तो एक गिफ्ट ये, तो एक एक 2 गिफ्ट हो गई। लेकिन जब हाथ मिलाया तो एक ही बार इनका हाथ, एक ही बार इनका हाथ, वो दोनों मिलकर के कितनी बार मिला? एक बार मिला। इसका मतलब कि ये दोनों एक, ये दोनों एक, ये दोनों एक, कितना हो गया? 3, यानी जस्ट गिफ्ट का आधा। इसका मतलब कि अगर आप ये फार्मूला भूल भी जाएं तब भी अगर आप गिफ्ट वाला भी फार्मूला याद रखें, n गुणित n माइनस 1, उसको भी निकाल करके 2 का भाग कर दीजिए, सीधा हाथों की संख्या आ गई। तो ये हो गया जब एक बार हाथ मिलाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार हाथ मिलाया जाए या 3 बार हाथ मिलाया जाए। तो 2 बार हाथ मिलाया जाए तो यहां 2 का गुणा कर दो, 3 बार हाथ मिलाया जाए तो 3 का, 4 बार मिलाया जाए तो 4 का, एक बार मिलाया जाए तो 1 का नहीं करेंगे, पीछे समझा चुके हैं, क्योंकि गुणित 1 का मतलब वही आता है जो इधर आया है। इसलिए 1 से अधिक बार जब मिलाया जाए तो जितनी बार मिलाया गया है उसका गुणा कर देंगे, बाकी पूरा नियम वही है। इसमें यह भी हो सकता है कि उल्टा पूछ ले कि मिलाए गए हाथों की संख्या इतनी है तो बताओ पार्टी में कितने लोग थे। तो एक सवाल ये भी देख लिया जाए। एक पार्टी में कुछ लोगों ने आपस में एक एक बार हाथ मिलाया, कुल 21 बार हाथ मिलाया गया, तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे। तो यहां पर कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? 21, तो इसके स्थान पे 21 लिख देंगे और यहां क्या लिखेंगे? n गुणित n माइनस 1 बटे 2। फार्मूला में ही है, एक ही बार मिला है। अब इसका हो जाएगा गुणा, 21 दूना कितना हो गया? 42, और अब बन गया n गुणित n माइनस 1, यानी ऐसी कौन सी 2 संख्याएं क्रमागत हैं जिनका गुणा कर दिया जाए तो 42 आ जाए। तो आप जानते हैं कि अगर 7 का 6 में गुणा कर दें क्रमागत घटते क्रम में तो 42 आ जाएगा। इसका मतलब पार्टी में कितने लोग थे? 7 लोग, यही आंसर है। गिफ्ट वाले में यहां नीचे 2 नहीं होता था, इसलिए डायरेक्ट इसका संबंध इससे होता था, क्रमागत गुणा कर दीजिए, लेकिन चूंकि 2 होता है इसलिए ये 2 चला आएगा यहां। अब जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप फार्मूला मत लिखिए, डायरेक्ट कर दीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी में कुल 10 बार हाथ मिलाया गया, बताइए कितने लोग थे, और प्रत्येक ने एक एक बार हाथ मिलाया है, तो 10 बार मिलाया गया, तो आप इसी में 10 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 20। अब 20 का गुणनखंड क्रमागत घटते क्रम में कर दो, तो बड़ी संख्या है 5, इसका मतलब कितने लोग थे? 5। क्योंकि आप इसे फार्मूले से भी अगर लिखेंगे 10 बराबर n गुणित n माइनस 1 बटे 2, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूना 20 बराबर n गुणित n माइनस 1। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए लिखा, ये नियम है,
बाकी जब आप नियम जान जाएंगे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में हाथों की संख्या का डबल कर दीजिए, उसके बाद उनका क्रमागत गुणनखंड कर दीजिए। बड़ी वाली संख्या लोगों की संख्या है। अब अगर मान लीजिए 2-2 बार हाथ मिलाया गया, 3-3 बार हाथ मिलाया गया, तब क्या होगा? आप जानते हैं फार्मूले में अगर 2 बार हाथ मिलाया गया है तो यहां 2 लिख दिया जाता है। तो एक सवाल उससे भी देख लें। एक पार्टी में प्रत्येक लोगों ने आपस में 2-2 बार एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल 72 बार हाथ मिलाया गया। तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे? ये प्रश्न है। तो फार्मूला क्या है? कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? 72 बराबर n गुणित n-2। ये तो एक बार की हाथों की संख्या है, लेकिन हाथ 2 बार मिलाया गया है, तो इसी में गुणा किसका करेंगे? 2 का। क्लियर हो गई बात? अब इस 2 से इस 2 को काट दीजिए यहीं पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए 3 बार अगर हाथ मिलाया गया होता, तब तो 3 यहां लिखते और 2 यहां रहता ही, तो 3 से 2 नहीं कटता है कि नहीं? तो मान के चलिए कि हम अभी काट नहीं रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। तो 2 से 72 का हो जाएगा गुणा, 72 गुणित 2 बराबर n गुणित n-1 गुणित 2। तो जब इसका इधर गुणा कर देंगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? चाहे इसको यहां से यहां कैंसिल कर दो, सीधा सीधा लिख दो 72 बराबर n गुणित n-1, या फिर इसका इसमें गुणा करके बाद में काटिए। दोनों एक ही बात है, मतलब आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर 72 आए, तो 9-8 72, बड़ी संख्या 9 है, यही आपका आंसर है। ठीक है। मान लीजिए कि प्रत्येक पार्टी में कुछ लोग थे, सबने 3-3 बार हाथ मिलाया और मिलाए गए हाथों की संख्या 30 है। तो पार्टी में कितने लोग हैं? तो यहां क्या लिखेंगे? 30 बराबर, फार्मूला क्या है? n गुणित n-1। 3 बार हाथ मिलाया गया है, लेकिन नीचे तो 2 ही रहेगा, 2। अब 2 से 30 में हो जाएगा गुणा, यानी कि 30 गुणित 2 बराबर n गुणित n-1 गुणित 3। तो 3 से 30 कट गया 10 बार में, यहां 10 दूना हो गया 20। अब क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, तो 5 चौक 20, यानी कितने लोग थे? 5। मुझे लगता है कि अब आप गिफ्ट वाली भी कैसी भी सवाल हो लगा लेंगे, हाथ मिलाने वाली भी कैसी भी सवाल हो लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है वो प्रश्न क्या है, और अगर प्रश्न नहीं उठ रहा है तो ये आपको चिंता की बात है, क्योंकि मैंने अभी एक पॉइंट ऐसा है इसमें जो मैंने आपको नहीं बताया है। वो प्रश्न क्या उठ रहा होगा मैं आपको बताता हूं कि आप चूंकि छोटी संख्या थी 72, इसलिए 9-8 72 कर दिए। छोटी संख्या थी 20, इसलिए 5 चौक 20 कर दिए। चूंकि 20 तक पहाड़ा आता है, इसलिए 20 के नीचे वाली जितनी भी पहाड़ों में आ जाएगी संख्या हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी संख्या आ जाए, तब हम कैसे जानेंगे कि क्रमागत है कि नहीं? ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो इसके लिए क्या तरीका है? गुणनखंड का तरीका है। गुणनखंड का तरीका मतलब, जैसे अभी मैं इसी को समझा देता हूं। जैसे आपके सामने 72 ही है और आपको पता नहीं है कि कौन सी दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करें तो 72 आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 72 का गुणनखंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणनखंड अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको गणित वाले क्लास में सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। अभी आप समझिए कि गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के छोटे छोटे टुकड़े। 2 से कट जाएगा, यहां आएगा 36, फिर 2 से कट जाएगा, यहां आएगा 18, क्योंकि 2 36 हम 72, 2 18 हम 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 1 3। जब यहां 1 आ जाए रुक जाइए। अब इसके 2 भाग कर दीजिए, तो देखो 2 दूनी 4, बचा क्या? 2 3 6 3 18, यानी कि 18 चौक 72 होता है। लेकिन ये 18 गुणित 4 क्रमागत नहीं है। दूसरे में आइए, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, 12 छंग भी 72 होता है, लेकिन क्रमागत नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24,
24 गुणित 3 24 तिहाई भी 72 होता है, लेकिन 24 और 3 क्रमागत नहीं है। फिर देखो 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 8 9 72 होता है और ये दोनों क्रमागत है। तो बड़ी को पहले लिख दो और छोटी वाली को बाद में, बड़ी वाली ही आपकी उत्तर है। ऐसे ही किया जाएगा बड़ी संख्याओं का, यानी 72 के स्थान पे कोई भी बड़ी संख्या होगी, आप उसका गुणनखंड करके कई बार में उसको चेक करिएगा कि कहां पे क्रमागत आ गया। जहां पे क्रमागत आ गया वही बड़ी संख्या आपकी आंसर है, गिफ्ट वाले में भी और हाथ मिलाने वाले में भी। बस गिफ्ट वाले में थोड़ी सी सावधानी है कि यहाँ नीचे 2 नहीं रहता, हाथ मिलाने वाले में नीचे 2 रहता है। तो आज बस यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अंक गणितीय तर्क शक्ति का जो पहला टाइप था कि हाथ मिलाने वाले प्रश्न और गिफ्ट वाले प्रश्न को आपको मैं सिखाऊंगा, तो आप अच्छे से आज सीख गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, कुछ चीज इसमें नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसको जब अगला टाइप बताऊंगा तो उसमें जो आपने कमेंट किया है, जो समझ में नहीं आया है, पहले उस पर चर्चा करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, क्योंकि अब मैं शाम को 6 बजे प्रतिदिन एक वीडियो डालूंगा रीजनिंग का और गणित का, और वो इतना सरल ढंग से मैं आपको समझाऊंगा कि आपका बेस कितना भी कमजोर हो, पढ़ने में आप कितने भी कमजोर हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो गणित और रीजनिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।